हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज हम बात करेंगे अपने बैंक ऑडिट के बारे में, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटिटीज डिस्कस किया था। आज हम बैंक ऑडिट की बात करेंगे और बैंक ऑडिट में मैंने आपसे जो लास्ट टाइम बात करी थी वो करी थी स्टेजेस ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट। ठीक है, स्टेजेस डिस्कस किए थे और एडवांसेस पार्ट स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, एडवांसेस पार्ट में ना कुछ ऐसे टर्म्स थे जो आप लोगों को समझने में हो सकता है दिक्कत हो रही हो। And as I mentioned in the previous class that I'll be telling you what is exactly cash credit and overdraft, what is the difference between the two. So I'll be taking up today itself. Okay, so let's start with overdraft first. ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट होता क्या है? जैसे मान लीजिए आप इंडिविजुअल, आपका सेविंग अकाउंट है ऑलरेडी एक किसी भी बैंक में और उसका बैलेंस जीरो हो जाता है। ठीक, ओवरड्राफ्ट एक एक्सटेंशन होता है क्रेडिट का। ये तब किया जाता है जब आपका अकाउंट जीरो हो और आपको इमरजेंसी में फंड्स की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि अकाउंट होल्डर जो होगा, जैसे आप अकाउंट होल्डर हो तो आप मनी विड्रॉ कर पाओगे, तब भी विड्रॉ कर पाओगे जब आपके अकाउंट में फंड्स ना हो या इनसफिशिएंट फंड्स हो, विड्रॉल को कवर करने के लिए फंड्स ना हो। ठीक है, जैसे आपने कोई लोन लिया हुआ है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पर्सनल लोन लिया है और उसे उसकी ईएमआई भरने के लिए आपका जो सेविंग अकाउंट की आपने डिटेल्स दी थी उसमें बैलेंस कम है, जीरो नहीं है, कम है। मान लीजिए ईएमआई 10,000 की थी और बैलेंस अभी 5,000 का है, तो इस केस में बैंक आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी। लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपके क्रेडिट वर्दनेस को देख के ही दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी को भी उठा के दे दी जाएगी। उस पर्टिकुलर कस्टमर की फाइनेंशियल सॉल्वेंसी देखी जाएगी, उसके बाद ही दिया जाएगा। ठीक है, रही बात कैश क्रेडिट की, तो देखिए कैश क्रेडिट जो होता है वो बिजनेसेस के लिए यूज होता है। एक तरह का ये शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन। ठीक है, तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है वो एक तरह का शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन होता है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है जिन्हें अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लॉन्ग टर्म असिस्टेंस होता है। इसमें आपका जब बैलेंस जीरो रहता है तब भी आप मनी विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन कैश क्रेडिट बेसिकली जो होता है वो जब आप किसी बिजनेस में हो और आपको बेसिकली रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या अपने डेटर्स का मान लीजिए आपको पेमेंट रिसीव भी हो रहा है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, रिसीवेबल्स और पेबल्स का आपको ध्यान रखना है, बैलेंस मेंटेन करना है, तो उस केस में कैश क्रेडिट यूज होता है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट जो है वो बेसिकली नॉन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, लेकिन कैश क्रेडिट में बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है कैश क्रेडिट में वो लोअर होता है, ओडी में थोड़ा सा हायर होता है। कैश क्रेडिट में सेपरेट अकाउंट ओपन होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट में जो करंट अकाउंट होता है जैसे, तो उसी के थ्रू फैसिलिटी अवेल की जा सकती है। ठीक है, और कैश क्रेडिट में एक आपका परसेंटेज एक्सपोजर निकाला जाता है कि कितना अमाउंट आपके, जैसे मान लीजिए जो भी स्टॉक चेकिंग होती है, ठीक है, जितना ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेजेस कितनी हुई, सेल्स कितनी हुई, क्लोजिंग स्टॉक, तो इसकी पूरी डिटेल ये सबमिट होती है बैंक में, जिस बैंक से आप सीसी फैसिलिटी अवेल करते हो। उस हिसाब से वो एक्सपोजर देखते हैं, 60%, 40%, ये उनकी कैलकुलेशन चलती है। मैक्सिमम अमाउंट, अब जैसे लिमिट जो आपको अवेल करनी है, सीसी लिमिट, वो कितनी अमाउंट अवेल करनी है, कितनी लिमिट आप अवेल कर सकते हैं बैंक में, ये बैंक वाले ही डिसाइड करते हैं आपकी क्रेडिट वर्दिनेस को देखते हुए, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं। और उसमें वो आपके जो इन्वेंट्रीज हैं, रिसीट्स हैं, उसका 60% कैलकुलेट करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा वास्ट होता है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो प्रॉपर बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, उसके लिए एक अलग सेपरेट क्लास रखेंगे। लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि एक परसेंटेज कैलकुलेशन होता है इन्वेंट्रीज और रिसीट्स का। ठीक है, उतना ही विड्रॉ आप कर सकते हैं। ठीक है, ओवर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात उसके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की, तो उसमें आपके
इनकम टैक्स रिटर्न्स देखे जाते हैं, आपके जैसे फाइनेंशियल सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए आपके बैंक स्टेटमेंट देखे जाएंगे कि कितने बैलेंसेस मेंटेन होते हैं, मतलब इतने बैलेंसेस तो मेंटेन हुई कि उससे जो है इंटरेस्ट की रिकवरी हो पाए बैंक में, जो सीसी का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और कितना पुराना बिजनेस है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को देखा जाएगा, बिजनेस का क्या रेप्यूटेशन है, क्या गुडविल है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। और सीसी लिमिट देने से पहले बैंक जो है पूरी विजिट करती है उस पर्टिकुलर एंटिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, जिससे भी सीसी लिमिट लेनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप ही ले, कोई भी बिजनेस किसी भी तरह का ले सकता है, ठीक। और ओवरड्राफ्ट में, जैसे ओवरड्राफ्ट में आपका ये पर्सनल लोन जैसे आप लेते हैं तो उसी तरह से ही इसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपका जैसे थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे वो, और किस जॉब में हैं आप या किस बिजनेस में हैं। अब वैसे तो ज़्यादातर यही होता है कि बिजनेस वाले सीसी लिमिट ही लेते हैं, ओडी लिमिट कम ही अवेल करते हैं, लेकिन जैसे नॉन बिजनेसेस हो गए, जैसे आप किसी प्रोफेशन में हो, आप किसी जॉब में हो, इंडस्ट्री में हो, तो आप ओडी फैसिलिटी अवेल कर लेते हो, ठीक है। तो उसमें भी आपके जैसे सैलरी स्लिप्स देख लेंगे, बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का, लास्ट 3 मंथ्स का देख लेंगे, तो ये सब इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर बैंक में जैसे अलग अलग लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं, कुछ कुछ कॉमन भी मिलेंगे आपको, लेकिन बैंक टू बैंक वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये है ओडी और सीसी लिमिट का मीनिंग, ठीक। अब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इसमें एक टर्म था, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, कभी कभी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट करती हैं लोकल बिजनेसेस के साथ। बहुत बड़े बड़े बिजनेस हो जो बहुत ही एकदम हाई लिक्विडिटी वाले, और टर्नओवर भी एकदम बहुत अच्छा चल रहा उनका, तो उनके साथ वो एक अग्रीमेंट करती हैं। कुछ बैंक के कुछ जैसे पोर्शंस हैं आउटस्टैंडिंग लोन्स के, या कुछ पैकेज हैं लोन्स के, ठीक है, उन्हें खरीदने के लिए किसी भी कस्टमर का, मतलब अब जैसे बहुत पुराना कोई लोन चला आ रहा है, वो रीपे नहीं हो पा रहा है, उसका कुछ पोर्शन खरीदना, उस खरीदने के सेंस में एक अग्रीमेंट करती है बैंक दूसरे बिजनेसेस से, ठीक है। तो उस केस में देखिए इंटरेस्ट शेयरिंग भी होती है, जैसे कुछ पार्ट का लोन का 20% पार्ट एक बिजनेस ने खरीद लिया, बाकी 80% जो है वो अभी बैंक में ही रिजर्व्ड है, तो उसमें इंटरेस्ट शेयरिंग होगी उस परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। इंटरेस्ट भी शेयरिंग होगी, फिर कैसे रिकवरी करनी है वो दोनों बैंक प्लस वो जो बिजनेस होगा उनके अग्रीमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, थोड़ा सा टेक्निकल है। अभी मैंने आपको ब्रीफ आइडिया, एक रफ आइडिया दिया है, ठीक है, कि इसमें जो है इंटरेस्ट शेयरिंग ऐसे ऐसे हो जाती है। अगर जैसे लोन ही खरीद लिया, एक प्रॉपर एक पोर्शन खरीद लिया लोन का किसी भी कस्टमर का, ठीक है। अब रही बात डिमांड लोन्स की, तो एक बार मैं आपको डिमांड लोन भी बता दूं। डिमांड लोन बेसिकली होता क्या है, इसमें जैसे ही लेंडर डिमांड करेगा मनी, बोरोवर को पे करना पड़ेगा। बैंक से आपने डिमांड लोन लिया, इसमें टेन्योर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही डिमांड आई बैंक की तरफ से, इसमें इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, और जैसे ही डिमांड आई तो उस हिसाब से रीपेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट में एक लिमिट सेट हो जाती है, लेकिन डिमांड लोन एक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन होता है, जैसे इंस्टेंटली हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, फिर बैंक भी जब बैंक को जैसे ही बैंक आपको अप्रोच करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी, आपको उस टाइम पे करना ही पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा बोरोवर को, ठीक है। अच्छा, ये हो गए कुछ कैटेगरीज जिसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो मैंने आपको ये थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी है। अब आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर एंड नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे समझने वाला भी था, इसमें इसमें भी आपको कंफ्यूजन थे। तो देखिए प्रायोरिटी सेक्टर बेसिकली उन सेक्टर्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटी एक तरह से लेंड करना होता है, उन सेगमेंट्स के लिए
जिन्हें क्रेडिट मिलना मुश्किल हो, फॉर विच इट इज डिफिकल्ट टू गेट क्रेडिट। ठीक, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी बैंक्स हैं, वो उन सेक्टर्स या सेगमेंट्स को क्रेडिट फैसिलिटी देती हैं जिनके लिए क्रेडिट मुश्किल है। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो होती है जिसके रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक हमेशा ही रेडी हो क्रेडिट देने के लिए। ये सेक्टर थोड़ा सा ग्लैमरस होता है। कैसे ग्लैमरस होता है? इससे फाइनेंस हर बार अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और प्रायोरिटी सेक्टर के अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं वो नॉन प्रायोरिटी में कवर होते ही होते हैं। ठीक, अब जैसे अगर हम बात करें थोड़ा सा डिटेल में, तो देखिए प्रायोरिटी सेक्टर में उनको लोन उन्हें टारगेट किया जा रहा है जिनके लिए डिफिकल्ट है क्रेडिट अवेल करना, ठीक है। अब इसमें भी एक परसेंटेज शेयर होता है। जैसे जो भी प्रायोरिटी सेक्टर के स्टैंडर्ड्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स इतने ही परसेंटेज, जैसे अगर इसमें आरबीआई डायरेक्शंस के हिसाब से लिखा है कि 40% लोन्स जो हैं उनके वो प्रायोरिटी सेक्टर वाले होने चाहिए। और रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है किस चीज की? अगर टारगेट्स अचीव ना हो, ठीक है। कैटेगरीज क्या होती हैं? एग्रीकल्चर लोन हो गया, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हो गया, या रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गई। ये सब चीजें इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक। और रही बात नॉन प्रायोरिटी की, बहुत इजीली बेसिकली जैसे बैंक जितने भी हैं बैंक्स वो चाहते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे सबको, उनका टारगेट रहता है, उससे फाइनेंस अट्रैक्ट होता है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, ठीक है। उससे क्या होता है? फाइनेंस अट्रैक्ट होता है और वो थोड़ा सा ग्लैमरस होता है बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। उन्हें टारगेट अचीव करना होता है और उससे जो है फायदा उन्हीं को मिलता है, ठीक है। उसमें उनकी जैसे कमीशंस वगैरह जुड़ी रहती हैं और उसके लिए हमेशा वो रेडी रहते हैं। क्रेडिट कार्ड जैसे आप किसी भी बैंक में जाओ, जैसे आपके अकाउंट है कोई प्राइवेट बैंक में आप जाओ, तो वहां पे आप कहो मुझे आज क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो कहेंगे ठीक है, बिना फॉर्मेलिटीज के आपको इशू हो जाएगा, बस आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी। तो वो सारी चीजें नॉन प्रायोरिटी में आ जाती हैं, ठीक। अब इसमें जो हमारा ये चैप्टर है, तभी इसमें क्लासिफिकेशन किया हुआ है प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी जैसे अगर हम वर्ड से ही समझें तो हमारे इकोनॉमी के लिए जो जो सबसे ज्यादा प्रायर बेसिस पे होल्ड करता है पोजीशन, हमारी इकोनॉमी को और इम्प्रूवाइज करने के लिए, फंड को मैनेज करने के लिए, लिक्विडिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर में आप खुद ही सोचो, एजुकेशन लोन आएगा ही आएगा, हाउसिंग लोन भी आएगा। अब एक बार मैं बात करूं व्हीकल लोन की, ठीक है, कार ले रहे हैं तो कार एक बार को नॉन प्रायोरिटी में भी आ जाएगा। कार इज नॉट अ प्रायोरिटी सेक्टर फंड, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लोन, कार लोन नॉन प्रायोरिटी में आएगा वो। लेकिन हाउसिंग है, सबसे पहले इंसान अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बैंक को अप्रोच करता है लोन के लिए, तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? किस लिए आता है वो लोन के लिए? अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, अगर वो मिडिल क्लास मैन है तो वो होम लोन लेगा सबसे पहले, या एजुकेशन लोन लेगा अपने बच्चों के हायर स्टडीज के लिए, ठीक है। तो वो सब चीजें प्रायोरिटी में आती हैं। सिक्योरिटी वाइज में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड प्रूडेंशियल नॉर्म्स हमने पढ़ा ही था। स्टैंडर्ड एनपीए, एसएमए अकाउंट्स होते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, और एनपीए लोन्स, एनपीए लोन्स में भी जैसे सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस ये सब रहते हैं, ठीक है। अब ये एनपीए का क्या है मीनिंग, अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से, अभी ये आगे आने वाला है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। एक आइडिया मैं दे दे रही हूँ अच्छा इसका भी, जैसे अगर लोन किसी ने अवेल किया है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट ओवर ड्यू है 3 महीने तक, लगभग 90 डेज का पीरियड लेके चलते हैं, तो वो अकाउंट एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब उसमें कैटेगरीज हैं, सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस,
सबस्टैंडर्ड कब डिक्लेयर करेंगे, इसमें टेन्योर देखा जाता है, डाउटफुल कब करेंगे, लॉस क्या कब करेंगे और उसकी प्रोविजनिंग क्या करेंगे, तो वो सब आगे इसी चैप्टर में कवर होगा। पहले नेचर ऑफ सिक्योरिटी देख लेते हैं। देखिए, प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, कोलैटरल सिक्योरिटी होती है। जब भी बैंक से आप लोन अवेल करते हो तो बहुत सारी सिचुएशंस में ये होता है कि बैंक एडिशनल सिक्योरिटी मांगता है। एडिशनल सिक्योरिटी इज योर कोलैटरल सिक्योरिटी। जब उसे लगता है कि क्रेडिट वर्दिनेस और फाइनेंशियल सॉल्वेंसी को देखते हुए हमें प्राइमरी के अलावा एक और बैकअप चाहिए, इन केस अगर कस्टमर लोन रीपे नहीं कर पाया तो हम उसके एस्टेट से जो रिकवरी करेंगे तो इतना तो रिकवर कर पाए कि दोनों से सफिशिएंटली रिकवरी हो जाए। दोनों से किससे? प्राइमरी प्लस कोलैटरल से। प्राइमरी जो एक बेसिक सिक्योरिटी बोरोअर ऑफर करता ही है बैंक फाइनेंस के लिए, जिसके अगेंस्ट में उसे क्रेडिट मिलता है, चाहे वो उसका घर हो, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में वो लोन ले रहा है, या दूसरी प्रॉपर्टी है और लोन ले रहा है किसी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्टॉक हो सकता है, एफडीआर हो सकते हैं, लेकिन वो होना असेट ही चाहिए और ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है। कोलैटरल में भी कोई भी टैंजिबल इनटैंजिबल असेट हो सकता है, जरूरी है। इनटैंजिबल में जैसे क्या आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट है, पेटेंट है, उसके पूरे राइट्स ऑब्टेन किए हुए हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखे जा सकते हैं किसी भी बिजनेस में। किसी के ब्रांड, बिजनेस में कोई ब्रांड बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो उस ब्रांड के अगेंस्ट में। मूवेबल एसेट है, कार जैसे व्हीकल्स हो गई, इमूवेबल एसेट जैसे बिल्डिंग्स हो गई। तो मोस्ट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज कौन कौन सी कॉमन हैं? जैसे पर्सनल सिक्योरिटी हो गई गारंटर की। कभी कभी क्या होता है, जब आप लोन अवेल करते हो तो बैंक कहता है ठीक है, आप ठीक है आपका बिजनेस इज इट्स good, but still I would request you to, if you want to avail the loan from our organization, then from our bank, then it's a request to please bring a guarantor for us. अगर कोई गारंटी दे दे आपके लोन के अगेंस्ट में तो हम एक बार लोन देने को सोच सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, गारंटर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और फिर वो टर्म्स क्या बैंक साइन करवा रहा है, क्या अग्रीमेंट पे साइन करवा रहा है, कि अगर मान लीजिए प्राइमरी अगर बोरोवर जो है वो अगर इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पाएगा तो क्या गारंटर को अप्रोच किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर इनटू कंसिडरेशन। क्योंकि गारंटर का भी सिबिल स्कोर खराब होता है। अगर प्राइमरी बोरोवर रीपे करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो डिले कर रहा है, तो उस केस में गारंटर जो है उसका भी सिबिल स्कोर खराब होगा, जिसमें शो होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने कितने लोन्स कब कब अवेल किए, कितने कितने डेज का डिले हुआ, ओवरड्यू हुआ। फिर और क्या सिक्योरिटीज हो सकती हैं? स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, जैसे सीसी लिमिट अवेल करनी है तो वो डेटर्स के अगेंस्ट में हो सकती है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे बिल्डिंग हो गई, फ्लैट हो गया, हाउस हो गया, ठीक है। प्लांटेशन, एग्रीकल्चर क्रॉप लोन जब लिया जाता है तो उसमें अपनी पूरे पूरे खेत को भी लोग, जो फार्मर्स होते हैं वो पूरे खेत के अगेंस्ट में भी लोन ले लेते हैं, जहां उनकी फार्मिंग होती है, जहां फसल बेसिकली उगती है। थर्ड पार्टी गारंटीज भी होती हैं। अच्छा, LIC पॉलिसी के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया ना FDR, तो FDR भी है, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं आपके, शेयर्स के अगेंस्ट में, लेकिन वो कुछ ही केसेस में आपका अलाउड होगा। हर केस में ऐसे नहीं पॉसिबल है कि आप LIC के अगेंस्ट में लोन ले लें या स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज। थर्ड पार्टी गारंटीज हैं, जैसे बहुत बड़ा अमाउंट है लोन का, किसी दूसरे बैंक ने भी मान लीजिए गारंटी दी है, तो वो सब केसेस पॉसिबल हैं, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पॉसिबल है, कंपनीज के केस में, ट्रस्ट के केस में। और एक और आता है इसमें, बैंकर्स जनरल लियन। अब ये क्या होता है, इसका नाम सुना है आप लोगों ने? देखिए, वैसे तो बैंकर्स लियन, लियन का क्या मतलब होता है, राइट टू रिटेन, है ना। बैंक के पास पूरा राइट रहता है प्रॉपर्टी रिटेन करने का अगर बोरोवर कोई डिफॉल्ट करता है।
जनरल लियन में बैंकर के पास पूरी अथॉरिटी उसकी सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाती है। अगर वो डिफॉल्ट करता है वो सारी प्रॉपर्टीज पे अपना लियन एक्सरसाइज करके अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आइटम, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी में टेक द फॉर्म ऑफ, अब सिक्योरिटी कैसे कैसे क्रिएट होगी, अब प्राइमरी हो, कोलैटरल हो, किस तरह से क्रिएट होगी, तो उसके ये पॉइंट्स अब स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मॉर्गेज है, प्लेज है, ठीक है, हाइपोथेकेशन है, असाइनमेंट है, सेट ऑफ है, लियन है। तो मॉर्गेज, इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, रजिस्टर्ड एंड इक्विटेबल। मॉर्गेज डीड प्रॉपर साइन कराई जाती है, ठीक है। इक्विटेबल मॉर्गेज में ईएम होता है एक अलग से, वो भी उसकी भी अलग बेसिकली साइनिंग वगैरह होती है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे इक्विटेबल हो, कोई भी हो, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में अगर लोन ले रहे हैं तो हम मॉर्गेज बोलते हैं, ठीक। इमूवेबल प्रॉपर्टी है। रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या होता है? इट कैन बी अफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द मॉर्गेज डीड साइंड बाय द मॉर्गेजर। इट रजिस्टर्स द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी एज अ सिक्योरिटी। प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है, मॉर्गेज्ड हो जाएगी, मॉर्गेज को हिंदी में बोले तो गिरवी, और उसके अगेंस्ट में एक डीड साइन हो जाएगी, मॉर्गेजर यानी कि जो बेसिकली बोरोवर होगा वो साइन करके देगा। इक्विटेबल में क्या होता है? इट इज अफेक्टेड बाय अ मेयर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विद इंटेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में एक डीड क्रिएट होती है, प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है एज अ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी। इक्विटेबल में नहीं होता ऐसे, उसमें जो है टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, जैसे कि अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के रजिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट टू सेल हो गया, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सारी हैंड ओवर कर दी जाएंगी बैंक को, और बैंक उसके अगेंस्ट में उसको सिक्योरिटी क्रिएट करके उसके अगेंस्ट में आपको लोन दे देगा, लोन फाइनेंस कर देगा। प्लेज में क्या होता है? प्लेज में गुड्स की डिलीवरी होती है, बोरोवर डिलीवरी करेगा गुड्स की लेंडिंग बैंक को विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज। अब लीगल ओनरशिप गुड्स की जो होती है वो प्लेजर के पास रहती है, यानी कि जो लोन अवेल कर रहा है बोरोवर है, उसके पास ओनरशिप तो रहेगी, गुड्स उसी के पास रहेंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्ट, कुछ राइट्स मिल जाएंगे बैंकर को। प्लेज जो होता है उससे स्पेसिफिक या फिक्स्ड चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड, अब देखिए मॉर्गेज में टाइटल डीड्स पूरी पूरी ट्रांसफर हो रही हैं बैंकर को, ठीक है। हम वो बिल्डिंग भले ही यूज कर रहे हैं अभी, जिसकी टाइटल डीड्स हमने बैंक को दी हैं वो हम यूज कर रहे हैं। प्लेज में भी हमें, हमारे पास ओनरशिप रहेगी, गुड्स की ओनरशिप रहेगी, लेकिन डिलीवरी हो जाएगी बाय द बोरोवर टू द लेंडिंग बैंक। प्लेज बेसिकली किसके लिए यूज होता है? मूवेबल गुड्स के लिए होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे आप कार का लोन ले रहे हो तो उसी कार को आप प्लेज करके ले रहे हो, तो कार की जो आरसी होगी, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आप बैंकर को दे दोगे, तो वो इंटरेस्ट बैंकर के पास आ जाएंगे। ओनरशिप तो आप ही के पास रहेगी, आपको कार यूज करनी है, ड्राइव करनी है, तो यू कैन श्योरली डू दैट, लेकिन उसके जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो बैंक के पास ही रहेंगे। तो प्लेज बेसिकली, अब आप कहोगे प्लेज मॉर्गेज का डिफरेंस क्या है, तो मॉर्गेज इज यूज्ड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज ज्यादातर देखने को मिलेगा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। रही बात हाइपोथिकेशन की, तो हाइपोथिकेशन जनरली आपको देखने को मिलेगा सीसी लिमिट के केस में। सीसी लिमिट के केस में स्टॉक या डेटर्स जैसे कि रिसीवेबल्स हो गए, उसके केस में जब लिमिट ली जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपोथिकेशन। उसमें जो सिक्योरिटी क्रिएट होती है उसे बोलते हैं हाइपोथिकेशन, यानी कि स्टॉक या डेटर्स हाइपोथिकेट होते हैं उस टाइम पे, ठीक है।
पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक हम बेच रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, डेटर से मनी रियलाइज कर रहे हैं। मनी रियलाइज होता है, वो अमाउंट पे कर दिया जाता है बैंक को अपनी लिमिट के अगेंस्ट। तो ये प्रोसेस चलता है। स्टॉक हम बेच रहे हैं अपना, मनी रियलाइज हो रहा है, बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये है कि सारे स्टॉक स्टेटमेंट्स बैंकर के पास जमा होंगे, डेटर्स के रिसीवेबल्स के स्टेटमेंट्स बैंकर के पास जमा होंगे। ये सब प्रोसेसेस होते हैं। इसमें ना तो ओनरशिप जाएगी बैंकर के पास, ना पोजेशन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोरोअर फिजिकल पोजेशन होल्ड कर रहा है तो वो होल्ड कर रहा है एज एन एजेंट ऑफ द बैंक। बैंक को ट्रू ओनर माना जाएगा उस केस में, भले ही ओनरशिप नहीं होगी उसके पास, पोजेशन बोरोअर के पास रहेगा, लेकिन बोरोअर को एजेंट माना जाएगा बैंक का, उसे ट्रू ओनर नहीं माना जाएगा। अब रही बात बाकी के टॉपिक्स की, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर मैं आपको पढ़ा दूंगी तो वो आपको हो सकता है बाउंस बैक कर जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। If you face any doubt in this topic or any other topic, please do contact me. I always enclose a number um, in my description box. Other than this, I have my Instagram page by the name से ज्योति ट्यूटोरियल्स, उसमें आप DM कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं YouTube पर ही। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम इसके बाद के और भी सिक्योरिटी टाइप्स देखेंगे और फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स देखेंगे। पहले तो एनपीए क्या होता है उसे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें भी, प्रोविजनिंग, कैटेगरीज, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। सो थैंक यू।